मैं भावना त्रिपाठी। भारत इस समय एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और वो है डायबिटीज। आईसीएमआर इंडिया डायबिटीज स्टडी की नवीनतम अध्ययन के बारे में अगर हम बात करें तो देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहले से डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 14 करोड़ और लोग प्री डायबिटिक स्थिति में हैं, यानी उन्हें भविष्य में डायबिटीज का ज्यादा खतरा है। सबसे चौंकाने वाली बात, सिर्फ मोटे या ज्यादा वजन के लोग ही नहीं बल्कि दिखने में जो लोग फिट हैं वो भी अंदर से अस्वस्थ हो सकते हैं। दरअसल 70% से ज्यादा भारतीयों की मेटाबॉलिक हेल्थ खराब है, यानी उनका शुगर, कोलेस्ट्रॉल या बीपी नियंत्रण में नहीं है। लेकिन उम्मीद है डायबिटीज को वक्त रहते पहचाना, रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। नियमित चेकअप, संतुलित आहार, रोजाना शारीरिक गतिविधि और तनाव नियंत्रण से हम सभी लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जानिए क्यों जरूरी है यंग इंडिया के लिए डायबिटीज पर ध्यान देना। डायबिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है। डॉक्टर नितिन रंजन गुप्ता, एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, डीएनबी, एंडोक्रिनोलॉजी, डायरेक्टर लखनऊ हार्मोन सेंटर, विकासनगर, लखनऊ। डॉक्टर आरके अरान, एमबीबीएस, एमडी, इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर एट अरान क्लिनिक, मेरठ। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ कौशल, एमडी मेडिसिन, गोल्ड मेडलिस्ट, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर कौशल क्लिनिक, नामनेर। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि 25 से 35 साल की उम्र में डायबिटीज की चिंता क्यों करनी चाहिए? कम उम्र में डायबिटीज एक बहुत ही घातक बीमारी हो जाती है। जितनी जल्दी डायबिटीज का ऑनसेट होगा उतनी जल्दी उसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस इंसान में दिखाई पड़ने लगते हैं। इसी वजह से जो अर्ली ऑनसेट डायबिटीज है वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए और हमको इसको बहुत सीरियसली लेना है। हालांकि जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है वो ये है कि अगर अर्ली ऑनसेट डायबिटीज में भी शुगर का कंट्रोल अच्छा रखा जाए, मेटाबॉलिक कंट्रोल अच्छा रखा जाए, आदमी अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करता रहे तो ये कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली डिले किए जा सकते हैं, इनको रोका जा सकता है। डॉक्टर अरान, अब मैं आपके पास आऊंगी। क्या डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है? नहीं, यह सत्य नहीं है। यह बहुत बड़ा मिथक है जो हमारे समाज में बहुत व्याप्त है। जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज जो बहुत अनकॉमन है, 1 से 5% डायबिटिक्स होते हैं सिर्फ, और उसका इलाज इंसुलिन के द्वारा होता है। वो तो बाल्यावस्था व युवावस्था में ही स्टार्ट होती है। दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज है जो कि ज्यादा कॉमन है, 95% से ज्यादा मरीज इस बीमारी के होते हैं, वो आयु के साथ साथ बढ़ती है। लेकिन भारत में स्पेशली आजकल हम देखते हैं कि ये युवावस्था में, यहां तक कि बाल्यावस्था में भी शुरू हो जाती है। आईसीएमआर ने पिछले दिनों एक बहुत व्यापक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने 1 लाख लोगों के ऊपर स्टडी की और उसमें डायबिटीज का इंसिडेंस भारत में 11% पाया गया। सरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात यह है कि उनकी औसत आयु 42 वर्ष थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ डायबिटीज कितनी यंग एज में होती है। इसका दुष्प्रभाव एक तो यह है कि यंग एज में ये ज्यादा दिन आपके साथ रहेगी, जितने दिन रहेंगे खत्म नहीं होगी तो आपके साथ ज्यादा दिन रहेगी। डॉक्टर गुप्ता ने बहुत सुंदरता से ये सब कुछ बता दिया है कि यंग एज में डायबिटीज होने से क्या नुकसान है और उसका सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक क्या हानियां हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समझ लेना कि डायबिटीज केवल बूढ़े आदमियों की बीमारी नहीं है, इसलिए हर एक आदमी को अपना चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर वीरेंद्र, कौन से संकेतों पर हमें ध्यान देना चाहिए? कि अमूमन डायबिटीज में जो 3 संकेत होते हैं, जैसे कहा जाता है कि प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा लगती है और भूख ज्यादा लगती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो 3 आम लक्षण हैं ये हर मरीज में आपको प्राप्ति हो। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि अर्ली स्टेज डायबिटीज में मरीज को ये सब तीनों परेशानियां नहीं होती हैं। मरीज को कुछ और परेशानियां होती हैं जिसके बेसिस पे हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है। जैसे कि उसको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, उसकी नजर में फर्क आने लगता है, दिखाई देने में अचानक फर्क आने लगता है, और अगर चश्मा लगाता है तो चश्मा काम करना बंद कर देता है। मरीज को
अगर कहीं कोई चोट लगती है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग सकता है। अमूमन कोई भी छोटी मोटी चोट हो 5-7 दिन में ठीक हो जाती है, परंतु अगर डायबिटीज है और मरीज को पता नहीं है और अगर पता भी है तो कंट्रोल नहीं है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। स्किन के ऊपर कई चेंजेस आते हैं। स्किन ड्राई हो सकती है, एक स्किन के ऊपर कुछ तरह के दाने हो सकते हैं। ये तो एक आम लक्षण है जो पुरुषों में भी होते हैं, महिलाओं में। महिलाओं में कुछ अलग तरीके के लक्षण भी होते हैं। अगर किसी महिला को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सस्पेशन पॉइंट है कि उसको डायबिटीज हो सकती है। अगर महिलाओं को अचानक एकदम नींद बहुत ज्यादा आने लग जाए तो वो डायबिटीज का एक लक्षण होता है। पूरे शरीर में सुन्नाहट होने लगती है, मरीज को सनह शनह कमजोरी होने लगती है, मरीज सुस्त रहने लगता है। ये वो लक्षण है जिसमें कि बहुत अर्ली स्टेज में डायबिटीज को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं और उस वक्त जांच कराने पर इस बीमारी का कंफर्मेशन हो सकता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर मिथुन आपसे ही होगा कि टेस्ट जो है वो कितनी बार कराने चाहिए? मैम, डायबिटीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनिशियल डायग्नोसिस जब होती है, जब शुरुआत होती है, तो कई बार मरीज का सबसे पहले हम लोग फास्टिंग यानी खाली पेट वाला और खाने के 2 घंटे बाद वाला पोस्ट प्रांडियल शुगर, और एक तीसरा टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c, जो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज बताता है। तो एट द डायग्नोसिस तो हम सबसे पहले ये तीनों टेस्ट फास्टिंग, पीपी और HbA1c कर लेते हैं, और उसके बाद एक बार हम मरीज को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज प्लस दवा पे रखते हैं, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि शुरुआती दिनों में वो अपनी शुगर थोड़ा जल्दी जैसे सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार चेक करें। लेकिन एक बार जब उसकी स्टेबल हो जाती है, उसकी डायबिटीज स्टेबल हो जाती है, उसकी मेडिसिन स्टेबल हो जाती है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आप फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार अपनी शुगर्स करें। HbA1c की जहां तक बात है वो 3 महीने में एक बार कराना चाहिए, और बिल्कुल स्टेबल डिजीज चल रही है, शुरुआती डिजीज चल रही है, तो 6 महीने में भी इसको रिपीट करा सकते हैं। हार्ट के इवेल्युएशन के लिए भी कार्डियक वर्कअप एटलीस्ट 5 साल में एक बार जरूर होना चाहिए। शुगर का ड्यूरेशन अगर लंबा हो गया है तो रेटिनोपैथी की जांच के लिए आंख की भी जांच 5 साल में एक बार जरूर होनी चाहिए। 10 साल पुरानी डायबिटीज है तो आंख के पर्दे की जांच एक बार जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर अरान, डायबिटीज के लिए कौन कौन से टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, जैसे पिछले स्पीकर ने बताया, डायबिटीज जनरली साइलेंट डिजीज है, इसका कोई लक्षण नहीं होता है और ये अक्सर से ज्यादातर टेस्ट के द्वारा ही पकड़ी जाती है। तो यदि आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज डायग्नोज हो गई है, तो आपको 2 प्रकार के टेस्ट कराने बहुत जरूरी है। पहला है ये जानने के लिए कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल है या नहीं। उसके लिए हम लोग 3 टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर और एक 3 महीने का औसत जिसको HbA1c बोलते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी 130 से कम होनी चाहिए। फास्टिंग का मतलब है कि आप सुबह उठने के आधा घंटे के अंदर अपनी ब्लड शुगर चेक करिए, जिसके लेवल अगर 130 से कम है तो वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड है। खाने के 2 घंटे बाद यदि आप अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं और वो 180 से कम है तो इसका मतलब प्रॉपरली कंट्रोल्ड है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, जो आजकल हम लोग सबसे ज्यादा जिस पर रिलाई करते हैं, वो है HbA1c और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये हमको पिछले 3 महीने के शुगर के स्तर का औसत बताता है। तो यदि आपकी फास्टिंग और पीपी कंट्रोल भी है और A1c बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कंट्रोल ठीक नहीं। ये 7% से कम होना चाहिए प्रॉपर कंट्रोल के लिए, और यंग आदमी में और कम हो तो और भी अच्छा है। डॉक्टर वीरेंद्र, अगर डायबिटीज पर ध्यान ना दिया जाए तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, अगर शरीर में कोई भी बीमारी है और उसको ध्यान ना दिया जाए तो वो नुकसान तो करेगी। अब सवाल डायबिटीज का स्पेसिफिकली है, तो अगर हम अपने डायबिटीज के ऊपर ध्यान ना दें तो 2 तरह की परेशानियां होती हैं। एक तो मानसिक रोग। मानसिक रोग उन लोगों को होता है जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें डायबिटीज हो गई है। ज्यादातर मरीज शुरू में सोचते हैं कि मुझे हो गई तो मेरी उम्र के और लोगों को क्यों नहीं है। जिन लोगों की ये सोच होती है वो हमेशा दिमागी तौर पर परेशान रहते हैं। मैं ज्यादातर मरीजों से कहता हूं कि डायबिटीज एक घुन लगने जैसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से को, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, शरीर के हर अंग को ये प्रभावित कर सकती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपका गुर्दा खराब हो जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, और यहां तक हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं कि अगर आप पैदल चल रहे हैं और अगर आपको चोट लग जाए
या पैर में कील लग जाए, कंकर लग जाए तो लोगों को पता नहीं लगता है। और ज्यादा अगर बीमारी बढ़ेगी तो आपको हृदय रोग हो सकता है, आपके फेफड़े काम करना कम कर सकते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक यानी फालिज का असर हो सकता है। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक हिस्से को, रोम रोम को असर डालती है। इसलिए इसका पता ना होने पर या इसको कंट्रोल ना करने पर पूरे शरीर को ये तरह तरह से कमजोर कर सकती है और सब तरह की बीमारियां, शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो उससे हो सकती है। डॉक्टर नितिन, क्या तनाव वाकई डायबिटीज को बढ़ा सकता है? तनाव का जैसे कि बात कही गई तो चिंता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम लोग अगर इसको हार्मोनली भी देखें तो जब हम चिंता करते हैं तो कॉर्टिसोल, एड्रीनलिन, नॉरएड्रीनलिन, इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स का हमारे शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तमाम तरीके के विकार पैदा होने लगते हैं। न सिर्फ हमारा शुगर बढ़ने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमें घबराहट होने लगती है, हमारी दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है। इस प्रकार स्ट्रेस, चिंता या तनाव को मैनेज करना अपने शुगर के लिए एक बहुत ही ज्यादा निहायत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक हम अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे, शायद ये कहना उचित होगा, हम अपनी शुगर को कभी भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर आरके, क्या फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है? जिम जाने बिल्कुल नितांत आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर इसको आप एक्सरसाइज से या व्यायाम से रिप्लेस कर दें तो हाँ, यानी कि हर डायबिटीज मरीज के लिए व्यायाम करना उतना ही आवश्यक है जितना डाइट कंट्रोल करना या दवाई लेना या टेस्ट करना। अब हम व्यायाम जो है करने के क्या लाभ हैं? व्यायाम करने से हमारा वजन संतुलित होएगा, हमारी शुगर कम होएगी क्योंकि आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो ब्लड शुगर कम होएगी, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर भी कम होएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे भी फर्क पड़ेगा। तो जितनी भी डायबिटीज से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस या मार्कर्स हैं, उन सब में आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगी। अब एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको फॉर्मूला 4 देता हूं। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? नंबर 1 इज स्टेमिना, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, जो कि हमको एरोबिक एक्टिविटीज के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें यदि आप आधा घंटे की वॉक रोज कर सकते हैं हफ्ते में 5 दिन, तो इससे आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर देते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेंथ। आप वॉक कर रहे हैं लेकिन मसल्स में आपकी और बाकी के हिस्सों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग वो करनी जरूरी है। इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए, स्पेशली अगर आप वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन से ऊपर हैं तो। तीसरी चीज स्ट्रेचेबिलिटी। आपके ऑर्गन्स, आपके जॉइंट्स, आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। यदि जॉइंट जाम होने लगेंगे तो आपकी फिटनेस कितनी ही अच्छी सही, आप स्वास्थ्य अपना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज है स्टेबिलिटी। ये अक्सर भूल जाते हैं, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी कोर मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो स्पाइनल मसल्स हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की मसल हैं, वो मजबूत होनी चाहिए ताकि आपके फॉल्स ना हो। वृद्धों में अक्सर से ये देखा जाता है कि वो गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है, इसका एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। अगर आप 1 मिनट के लिए अपने एक टांग पर खड़े हो सकते हैं या आप खड़े होकर अपनी जीन्स पहन सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी जो मसल्स हैं, जो कोर मसल्स हैं, वो हेल्दी हैं। तो इसके लिए अपने डॉक्टर की सहमति से वो आपके रोग और आपकी एसोसिएटेड डिजीज के अनुसार आपकी सहायता करेगा। उनसे एक गाइडलाइन जरूर लीजिए। अच्छा डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सी खाने की वो आदतें हैं जो रिस्क बढ़ा देती हैं? देखिए, अगर हम एक नॉर्मल खाने की बात करें तो खाने में 3 चीजें मेन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके अलावा आजकल 2-3 चीजों की बात बहुत ज्यादा करते हैं हम, फाइबर की, मिनरल्स की और न्यूट्रिकल्स की। तो जो खाने में कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट होना चाहिए, हमारे देश में अमूमन वह कंपोनेंट करीब 60 से 65% तक होता है। कार्बोहाइड्रेट सब तरह के अनाज में है, सब तरह की सीरियल्स में है, और हमारे यहाँ इंडिया में खास करके रोटी और चावल खाने का अहम हिस्सा होता है, और ये करीब करीब 65% तक होता है। कायदे से इसको 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट का नुकसान ये है कि जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो बहुत जल्दी इसका पाचन हो जाता है और खून में शक्कर की मात्रा यानी ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है, तो वो नुकसान करता है। तो अगर खाने का इस तरह से 50% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज होती है फैट।
फैट एक तो बहुत ज्यादा उसमें कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं। दूसरा, खून में चर्बी की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाता है और वजन को बढ़ाता है, जो कि डायबिटीज के अलावा और बहुत सी बीमारियां, ब्लड प्रेशर है या दिल का दौरा है या हार्ट की बीमारी, उसके लिए भी नुकसान होता है। तो फैट की मात्रा भी करीब 20 से लेके 25% तक नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खाने के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग करते ये हैं कि उन्होंने अपना नाश्ता या ब्रेकफास्ट ऑमिट कर दिया और उसके बाद लंच पे वो उसको भरपाई करने के लिए ज्यादा खाते हैं। इससे पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म और पाचन क्रिया भी खराब होती है। तो नियमित तौर से जो आपके खाने के नियम है कि आप नाश्ता कीजिए, दोपहर में खाना खाएं, रात को खाना खाएं, ये अवश्य करते रहें। इस नियम को अगर आप बिगाड़ेंगे तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर सकती हैं। डॉक्टर नितिन, क्या टेक्नोलॉजी डायबिटीज की रोकथाम में मदद कर सकती है? जी, बिल्कुल कर सकती है और कर रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज लोगों में न सिर्फ डायबिटीज की अवेयरनेस बढ़ गई है, अपनी लाइफस्टाइल को ट्रैक करने की अवेयरनेस बढ़ गई है। आजकल रिस्ट बैंड्स आ रहे हैं, जिनको घड़ियां आ रही हैं, जिनको आप कलाई पे बांध सकते हैं, जिससे आप दिन भर में कितने स्टेप्स चल रहे हैं आप देख सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनको आप अपनी साइकिल में लगा के अपनी साइकिल की एक्टिविटी, स्विमिंग की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं। स्लीप ट्रैकिंग डिवाइसेज हैं जो आपकी नींद को, आप कितना सोए, कितने घंटे सोए, डीप स्लीप कितना सोए, ये तक भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। कुल मिला के आप अपने शारीरिक श्रम को, फिजिकल एक्टिविटी को काफी हद तक ट्रैक कर सकते हैं। और सच्चाई है कि ये जो फिनोमिना है ये बड़ा रिवॉर्डिंग होता है कि अगर किसी दिन आप 10,000 15,000 कदम चल लिए तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आज मैंने इतनी मेहनत की, और ये रिवॉर्डिंग आपको फर्दर 15,000 को 18,000 या 20,000 जाने में भी मदद कर सकता है। इसी तरीके से इवन शुगर ट्रैकिंग, जिन लोग को डायबिटीज नहीं भी है शुरुआती दौर में भी, अगर हाई रिस्क लोग हैं तो वो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेज आते हैं जो लगा सकते हैं, 14 दिन 15 दिन के लिए लगा सकते हैं, जिसमें उनकी खाने पीने के ऊपर उनका शुगर का क्या प्रभाव होता है ये फौरन दिखाई पड़ जाता है। इमीडिएटली मिनट टू मिनट आपको अपनी शुगर रीडिंग दिखाई पड़ती रहेंगी उन डिवाइसेस से, जिससे आपको ये फौरन पता चल जाएगा कि किस तरीके का भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, किस तरीके का भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। या बहुत सारे डायबिटीज वाले लोगों को जो कि इन्हीं टेक्नोलॉजीज की मदद से रिमिशन में चले गए, आज उनकी शुगर खत्म हो गई, उन्होंने अपना वजन कम किया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, अपनी डाइट को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। तो ये टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं और आगे आने वाले समय में भी जैसे जैसे और टेक्नोलॉजीज इजाद होंगी तो ये डेफिनेटली मनुष्य को बहुत हेल्प करेंगी अपने शुगर कंट्रोल के लिए। डॉक्टर आरके, क्या डायबिटीज सिर्फ शुगर तक सीमित है? नो, शुगर समझिए, अगर मैं कह सकूं तो ये सिर्फ 20% स्टोरी है, 20% है, बाकी 80% और चीजें। क्योंकि यदि शुगर कंट्रोल हमने कर लिया और बाकी जो टारगेट ऑर्गन्स है, जैसा कि मैंने बताया जिनके बारे में अभी आपको, उन पे ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपको कॉम्प्लिकेशन होगी और आपके जीवन की क्वालिटी पे और लॉन्गेविटी पे फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला 5 देता हूं। देयर आर 5 टारगेट ऑर्गन्स जिनकी आपको चिंता करनी चाहिए डायबिटीज के केस। फर्स्ट इज द ब्रेन। ये टारगेट ऑर्गन्स वो हैं जो कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी डैमेज करती है। फर्स्ट इज द ब्रेन, द सेकंड इज द आई, थर्ड इज द हार्ट एंड फोर्थ आर द नर्व्स। तो फिफ्थ इज द किडनी। तो इन चीजों की आप प्रॉपरली जांच कराइए, आपका डॉक्टर आपको बताएगा। आप उनसे पूछिए कि मेरी किडनी की हेल्थ ठीक है या नहीं, मेरे हार्ट की हेल्थ ठीक है या नहीं। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। दूसरा, रिस्क फैक्टर्स, 5 ही रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। शुगर के अलावा ये रिस्क फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। हमें सिर्फ शुगर ही नहीं कंट्रोल करनी है, इन रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना है, जिसमें सबसे पहला है वेट आपका। तो वेट हम BMI के द्वारा नापते हैं जो कि 25 होना चाहिए। अपने डॉक्टर से इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि आपका आइडियल वेट और आइडियल BMI कितना है, यदि नहीं है तो उसको कैसे अचीव किया जाए। दूसरा, शुगर, जिसके बारे में ये सारा डिस्कशन है आज का प्रोग्राम। हमने आपको बता दिया कि आपकी शुगर के लेवल्स अचीव क्या करने चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें डायबिटीज से। थर्ड, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम 120/80 मानते हैं, ऊपर का 120, नीचे का 80। लेकिन यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और दवाई ले रहे हैं तो हमारा टारगेट 140/90 होता है, 140/90।
यदि आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप समझिए आपके हार्ट को, आपकी किडनी को, आपकी आईज को सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथा रिस्क फैक्टर्स है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्डियक रिस्क होता है वो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की वजह से होता है। अपने डॉक्टर से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए कि कौन सा लिपिड का एलिमेंट, 5 एलिमेंट होते हैं लिपिड्स के, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं एलडीएल को। एलडीएल का स्तर वैसे तो नॉर्मल आदमी में 130 तक हम मानते हैं, डायबिटीज के लिए ये और भी नीचे कर दिया गया है 100, और अगर आपको डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये फिर और भी नीचे है 70। As low as possible, there is no floor for that. And finally, most important जो सबसे ज्यादा आपके हाथ में है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग बाकी रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने में समय लग सकता है, स्मोकिंग में 1 मिनट लगता है, और ये सबसे खतरनाक रिस्क फैक्टर है। यदि आप डायबिटिक हैं और आप स्मोक करते हैं तो आप समझिए आपने अपने गले में जिंदा सांप डाला हुआ है। वो कब डालेगा आपको पता है, क्योंकि आपका हार्ट अटैक का रिस्क, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क, ब्लाइंडनेस का रिस्क, ये सारे के सारे कई गुने बढ़ जाते हैं यदि आप स्मोकिंग करते हैं, और आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलता है यदि आप स्मोकिंग छोड़ें। तो देयर इज 0 टॉलरेंस इन स्मोकिंग। अच्छा डॉक्टर वीरेंद्र, परिवार और दोस्त डायबिटिक पेशेंट की कैसे मदद कर सकते हैं? पिछले 4-5 दशक में अगर हम देखें तो दुनिया में यूनिक न्यूक्लियर फैमिलीज का प्रचलन बढ़ता चला गया और आज उसके दुष्प्रभाव नजर आते चले जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है परिवार में तो आपकी समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। अब परिवार कैसे हेल्प करता है ये मैं आपको एक एक करके बिंदुवार बताता जाता हूं। आप एक परिवार में हैं, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो किसी भी फिजिशियन के लिए होता, एक नाइटमेयर की तरह होता है और किसी भी मरीज, डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपकी शुगर खुदा न खास्ता 70 मिलीग्राम से कम चली जाती है तो आपको बेहोशी आने लगेगी, और अगर 50 मिलीग्राम तक आ जाए तो आप पूरी तरह से बेहोश हो जाएंगे। ऐसे मरीज अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, परंतु अगर आप अकेले रह रहे हैं और ज्यादा देर तक आप कम शुगर के लेवल पे 50, 40, 30 पे रहे तो उसमें मृत्यु भी संभव है, या परमानेंट कोई ना कोई शरीर का हिस्सा उसमें डैमेज हो जाता है कि पैरालिसिस तक के अटैक हो जाते हैं। ऐसे में अगर परिवार के साथ आप रह रहे हैं और ऐसा कोई हादसा मरीज के साथ होता है तो परिवार लोग हैं वहां पर जो आपको अस्पताल ले जा सकते हैं। तो इसलिए परिवार की सपोर्ट, समाज की सपोर्ट, अपने साथियों की, सहयोगियों की सपोर्ट, सहायता के बगैर जीवन संभव नहीं है। बीमारी की तो बात क्या, बीमारी बाद में आती है, जीवन पहले है। तो जब जीवन ही संभव नहीं है तो बीमारी कैसे अच्छी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। डायबिटीज भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, पर यह आपकी कहानी नहीं बननी चाहिए। जागरूकता, समय पर कदम और स्वस्थ आदतों के साथ हम खुद को और अपने परिवार को इस रिस्क से बचा सकते हैं। इस शो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।